हाय एवरीवन, माय नेम इज़ केशव पाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके जाएं इस वीडियो को। तो आज का टॉपिक जो है वो मैं शुरू करना चाहूँगा। आज का टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है। अगर हम अपनी जॉब को शिफ्ट कर रहे हैं, जो करियर को स्विच कर रहे हैं बीपीओ से आईटी में, तो हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो कैसे होता है, राइट? कि हमारे को उसमें टेक्निकल चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं या क्या क्या प्रोसेस होता है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सेम मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ जो मेरे को अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती थी जब मैंने अपना करियर को मूव किया था बीपीओ से आईटी में। तो देखो, टेक्निकल हम पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया, कम्युनिकेशन जो स्किल्स जितने चाहिए वो हमको आते हैं, राइट? लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या होती थी कि मैं अपना जो माइंडसेट था वो मेरा करेक्ट नहीं था। उसके लिए क्या होता था कि जब भी मैं इंटरव्यू देने जाता था या इंटरव्यू दे रहा होता था, तो मेरे को ऐसा लगता था मेरे को वो चीज़ नहीं आती, ये नहीं आती। तो मैं अपने माइंड को बेसिकली क्या होता था, मेरा माइंड इंटरनली करप्ट हो जाता था चीज़ों को लेके। जो चीज़ मुझे आती थी मैं वो भी नहीं बोल पाता था प्रॉपरली। तो उसमें क्या होता था कि जब वो इंटरव्यूअर वो क्वेश्चंस पूछते थे जो मुझे आते हैं, तो मैं वो भी प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता था और मैं रिजेक्ट हो जाता था इंटरव्यूज़ में। तो मैंने उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने थोड़ा-सा चीज़ों को और रिसर्च किया कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। टेक्निकल तो मेरे को चीज़ें आ रही हैं, जब मैं आके उस इंटरव्यू के बाद अब उन क्वेश्चंस को देखता था तो मुझे आंसर आता होता था। तो जब मैंने अपना रिसर्च करी और चीज़ों को समझा, अपने आप को सेल्फ ऑब्ज़र्व किया, तो मेरे को पता लगा कि जो मेरा माइंडसेट है, वो मैं गलत तरीके से अपने माइंडसेट को यूज़ करता हूँ। तो माइंडसेट को गलत यूज़ करने से ना मैं नर्वस हो जाता था उस टाइम पे और अपने आप में कंफ्यूज हो रहता था कि मेरे को तो ये चीज़ नहीं आती या एक्स वाई ज़ी चीज़ नहीं आती, उस तरीके से करके। तो इसीलिए मैं आपका जो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप इंटरव्यू को देने वाले हो या देने जा रहे हो, जो भी प्रोसेस है, सबसे पहला स्टेप याद रखना हमेशा किसी भी इंटरव्यू में। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, करेक्ट माइंडसेट। करेक्ट माइंडसेट से मतलब ये है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फोकस करो, जो चीज़ आपको आती है वो आप अच्छे से बता पाओ। क्योंकि कभी भी इंटरव्यूअर जो होता है उनको कभी भी ऐसे नहीं चाहिए या ऐसे उनका माइंडसेट नहीं होता कि अगर जो भी एम्प्लॉय है या जो भी इंटरव्यू देने आ रहा है स्टूडेंट है, उसको 100% वो चीज़ आनी चाहिए उस पर्सन को। नहीं, ऐसे वो लोग नहीं देखते। उनको अगर हम 60 टू 70% भी चीज़ों का आंसर करते हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं आंसर को सुनना, और हम उस तरीके से आंसर करते हैं, तो हमारे हाई चांसेस हो जाते हैं सेलेक्ट होने के लिए उस डोमेन में, राइट? तो उसके लिए हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, मुझे ये स्किल्स आती हैं और इसके ऊपर जब वो इंटरव्यू में पूछेंगे तो मैं 100% आंसर कर पाऊँगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप ना, एक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन होता है कि जो जेनरिक क्वेश्चन होता है कि जैसे हमने किसी से पूछा कि आपका दिन कैसा रहा, तो कोई भी किसी को भी तरीके से आंसर दे सकता है। लेकिन टेक्निकल पार्ट में आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ पूछ रहे तो वो प्री डिफाइंड जिस तरीके से वो बताई गई है, आपको वही चीज़ बतानी होती है। आप उसमें या अपनी तरफ से कोई भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ें नहीं बोल सकते हो, राइट? तो टेक्निकल में हमें वो चीज़, हमें टेक्निकल जब हमें पढ़ना होता है तो वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी होती हैं। तो उसमें आपका क्या होता है, करेक्ट माइंडसेट से मेरा मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे इतनी चीज़ें आती हैं और मेरे को इन चीज़ों में से पूछेंगे तो मैं 100% आंसर करूँगा। और अगर जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं तो मैं ट्राई करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% आंसर देना है, राइट? तो क्योंकि इंटरव्यूअर भी, आप जब अप्लाई करोगे, आप अब आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि भाई मेरे को तो ये चीज़ें आती हैं, इंटरव्यू तो मेरे से बहुत कुछ पूछ लेगा। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करके अप्लाई करते हो, राइट? ऐसा तो नहीं है ना कि हम आईटी में हैं और हम किसी और डोमेन के लिए जॉब अप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम आईटी में कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कर रहे हैं, हम उसी के लिए जॉब अप्लाई करेंगे, राइट? तो होगा कि जो हमारे स्किल सेट है वो मैच हो रहे होंगे, कि जो मैंने यहाँ पढ़ाई करी होगी वही स्किल्स वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैंने जो पढ़ाई करी है वो कुछ अलग एक्स्ट्रा एक दो नया स्किल्स मांग रहे हैं, बट 80% और 60% मेरे स्किल्स मैच करते हैं, इसलिए मैंने उस जॉब को अप्लाई किया और इसीलिए मैं आज इस इंटरव्यू में बैठा हूँ, राइट? यही यही एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारी, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, जब आपको स्किल्स पता हैं, चीज़ें पता हैं, आप चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो अपने वे में, तो आपको पता होगा जब। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, कि जब हम इंटरव्यू में हमें मौका मिलता है, सबसे पहले टेल मी
अबाउट योरसेल्फ के लिए, राइट? कि जब वो हमसे पूछते टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जब हम शुरू करते हैं माय नेम इज़ केशव पाल और मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है और जो भी चीज़ें होती हैं हम उसमें बताते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश क्या करता था कि जो मेरे स्किल हाई अंडरस्टैंडेबल है, जो मेरे को चीज़ें आती हैं जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता था वहाँ पे। जो कि जब भी इंटरव्यू स्टार्ट हो, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो मेरे स्किल्स हाईलाइट करने का रीज़न ये होता था, जब इंटरव्यू मेरे से पहला क्वेश्चन पूछे, सेकंड क्वेश्चन पूछे, तो वो मोर ओवर जब भी आप देखोगे तो वो उन डिमांड क्वेश्चंस में से पूछेगा जो आपने बोलेगा, अच्छा आपने इस टॉपिक इस टूल पे काम किया, अच्छा इसके बारे में बताओ, अच्छा आपने इस पे काम किया, तो उससे क्या होता है जब आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता है तो इंटरव्यू की नज़रों में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है हमारी, राइट? क्योंकि हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि हाँ जी मेरे को आंसर आते हैं। अगर इंटरव्यू फॉर एग्जांपल आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और आप 6 to 7 भी अच्छे से आंसर करते हो तो हमारे ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें 100% नहीं आएगा तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमको अपने माइंड में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए हम इंटरव्यू दे रहे हैं और जो जो चीज़ें आती हैं वो हमें 100% एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए अच्छे से, राइट? तो ये एक तरीका है पहला कि जिस तरीके से हम इंटरव्यू को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमें नर्वसनेस नहीं है, हम बिल्कुल कामली बैठे हैं इंटरव्यू में, वो हमसे क्वेश्चंस पूछे। क्योंकि हमें एक चीज़ समझनी है ना, साइकोलॉजी आप समझो तो इंटरव्यू जो बैठे हैं वो आपको लेने के लिए ही बैठे हैं, क्योंकि वो भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? वो ऐसा तो नहीं कि वो जस्ट फॉर द फन पर्पस वहाँ पे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी आपको लेना चाहती है तभी उन्होंने ओपनिंग निकाली है, राइट? उनको तो काम करने के लिए चाहिए, मैं नहीं तो कोई अलग पर्सन, लेकिन उनको वो बंदा चाहिए। तो जब हम उन्हें आंसर करेंगे तो उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी हमें सिलेक्ट करने में, करेक्ट? अगर हम आंसर नहीं करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आंसर करेंगे चीज़ें उन्हें समझ आएंगी कि हाँ मेरे पास वो स्किल सेट है जो वो लोग देख रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग में सिखा देंगे। क्योंकि हर कंपनी में आप जाओगे तो उनका हर कंपनी का वे ऑफ वर्किंग कल्चर अलग होता है, उनके टूल यूजिंग जो टूल्स हैं, काम करने का तरीका सबका अलग है। तो इसलिए हमको हर कंपनी में ट्रेनिंग्स दी जाती है, इसलिए इंटरव्यू में हमारे बेसिक्स चेक करे जाते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है। ना कि वहाँ पे वो हमसे ये नहीं पूछेंगे इस टूल का कितना आता है। टूल पूछ रहे हैं तो बेसिक पूछेंगे। अगर उनकी कंपनी में कोई टूल यूज़ होता है और आपको उसके बारे में थोड़ा पता है, आप उसके बारे में बताओ, तो वो उससे ओके हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब आप अंटर करोगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 से 2 महीने की, जिस पे आपको वो काम को सिखाया जाएगा, राइट? अब आते हैं इसका सेकंड टॉपिक पे, जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास टेक्निकल स्किल्स है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है वहाँ पे क्या बोलना है, तो फिर वो इंटरव्यू का कोई मीनिंग ही नहीं है, राइट? तो कभी भी जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अपने टेक्निकल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग रखो। अपने आप को पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो कौन से टेक्निकल स्किल्स हैं जिस चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो, राइट? तो अपने टेक्निकल टॉपिक्स को बिल्कुल हैंडी रख के, अपना बिल्कुल अच्छे से समझ के, लैब्स परफॉर्म करके, एक्सपीरियंस लेके वो सारी चीज़ें आप तब वहाँ पे बोलते हो, राइट? तो टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है कि अपना कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेड कम्युनिकेशन स्किल्स उनको नहीं चाहिए। उनको कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप बेसिक कॉन्वर्जेशन कर सको, 1-on-1 कॉन्वर्जेशन कर सको, क्योंकि आपको पता है कि हमें इंटरनेशनल क्लाइंट से बात करनी है, डोमेस्टिक क्लाइंट से बात करनी है, इंटरनल बात करनी है, मेल्स लिखने, तो एक बेसिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए। और वो मेरे को लगता है अगर हम BPOs में काम कर रहे हैं या एक फ्रेशर पे, तो इतने आज की डेट में हमारे कॉम स्किल्स होते हैं जितने उनको चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी कि सामने से क्या बोला है और हमको उसका क्या रिस्पॉन्ड करना है, बस उतने कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हमारे पास, तो दैट इज़ वेल एंड गुड है। हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का इंटरव्यू के टाइम पे कि मेरे कॉम स्किल्स वीक हैं, टेक्निकल जो है रिलैक्स करके बैठना है, जो वो पूछ रहे हैं आंसर करना है, जितना बेस्ट हम उसको आंसर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, और रेस्ट इज़ लीव इट। इतना ही हमें मेन करना होता है। अब आगे आता है कि मैंने इंटरव्यू दिया है, क्या मुझे फॉलोअप करना चाहिए? तो हाँ जी, हमें ज़रूर फॉलोअप करना चाहिए। अगर देखो इंटरव्यू का क्या होता है, जब मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ तो मुझे पता होता है कि भाई ये इंटरव्यू अच्छा गया है या ये नहीं गया। अच्छा गया है से मतलब है कि मैंने कितना % आंसर किया, कितनी चीज़ों को अच्छे से एड्रेस किया, तो मुझे पता है कि भाई मैं यहाँ पे फॉलोअप ले सकता हूँ। क्योंकि होता है, क्योंकि अब अगर आप बड़ी कंपनीज़ को देखोगे तो वहाँ पे
टाइम लगता है सिलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि वो और लोगों को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, एक ऑफ़र रिलीज़ करने में टाइम लगता है, कभी कभी महीने भी लग जाते हैं वो सारी चीज़ें होने में। तो इसलिए हम उनसे फॉलो अप कर सकते हैं आफ्टर 2 डेज़, 3 डेज़ और 5 डेज़ बाद कि मैंने इस डेट को इंटरव्यू दिया था, तो आप मेरे को मेरा रिजल्ट बता सकते हैं। तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि जब मुझे पता मैंने इंटरव्यू में कुछ बोला ही नहीं है, या जो बोला है उसका कोई सेंस नहीं बनता, जो भी टॉपिक्स पे हम आगे काम करने वाले हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि इंटरव्यू में नहीं है। आपको चाहिए तो फॉलो अप कर लो, बट आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है, तो आप उस लूप में स्टक नहीं हो सकते हो वहाँ पे, राइट। तो फॉलो अप करना मेरे को लगता है इज़ अ मैंडेटरी थिंग। अगर मुझे पता है मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, 50% भी मैंने अच्छा दिया है, तो फॉलो अप करो, पूछो उनसे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है फीडबैक और रिजेक्शन हमारा। फीडबैक और रिजेक्शन ऐसे होता है कि जब हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है, तो बहुत बार हमारे को जो इंटरव्यू है वो हमें फीडबैक देते हैं अपनी तरफ से, राइट। कभी भी कोई इंटरव्यू आपको कुछ गलत नहीं बोलेंगे। फीडबैक देने का मतलब है वो आपको ये बताएंगे कि यार आप इस पॉइंट पे वीक थे, तो आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो हमारी बेटर के लिए। और अगर कोई फीडबैक नहीं देता, तो वो हमेशा इंटरव्यू के लास्ट में, आज तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए सब ने मेरे से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा है कि क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो आप कोई भी एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब है आपको उनसे ये नहीं पूछना क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्या मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ, क्या मेरी सैलरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछना। इंटेलिजेंट क्वेश्चन से मतलब है आप उनसे पूछो कि आपकी कंपनी में आप किस प्रोडक्ट पे काम करते हो। प्रोडक्ट पे काम मतलब आपकी कंपनी में किस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर चीज़ें जो मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई करूँ वहाँ पे कौन कौन से टूल्स अप्लाई हो रहे हैं, आप उन चीज़ों के बारे में उनसे पूछ सकते हो, राइट। तो आप उन चीज़ों से पूछोगे तो वो भी इंटरेस्टेड होकर बताते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इंटरव्यू में जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो इंटरेस्टेड होते हैं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने में। तो उनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि अगर मेरे को चीज़ें और इम्प्रूव करनी है और एक्सेल करना है सेम फील्ड में, डोमेन में, तो मुझे क्या क्या और पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे चीज़ें, तो वो उसकी भी आपको नॉलेज देते हैं। तो जितना आप उनसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछोगे वो उतना अच्छे से आपको आंसर करेंगे, राइट। अब लास्ट टॉपिक जो इसमें बचता है वो बचता है रिजेक्शन का। तो रिजेक्शन में क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। तो हमें हर जगह कभी ना कभी कोई ना कोई रिजेक्शन मिलेगा, सेम एज इंटरव्यू। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि मैं 100 कंपनियों में इंटरव्यू दूंगा तो मेरा 100 में सिलेक्शन होगा, नहीं, क्योंकि हर कंपनी की डिमांड अलग है। दैट डजंट मीन कि मेरे में कोई गलती है। अगर हम पढ़ के नहीं जा रहे वो मेरी गलती है, लेकिन अगर मैं फुल प्रिपेयर्ड होकर जा रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट ही मेरे रिलेटेड नहीं है, राइट, मैं पढ़ के आईटी जा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट फाइनेंस के में अप्लाई है, तो वो तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए नहीं बना, राइट। और चीज़ें जब मैच नहीं करी एक वो रीज़न है। लेकिन कभी रिजेक्शन मिला किसी रीज़न से कि भाई मेरे को पर्टिकुलरली मैं आंसर नहीं कर पाया और मेरे को चीज़ें आती थी या चीज़, तो एक उसको पॉजिटिव वे में लो कि अच्छा ओके। आप हमेशा इंटरव्यू के बाद हर क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, गूगल करो, चेक करो कि आपको कितना आता है, कितना करेक्ट आंसर आप दे पाओगे और कैसे कैसे देना है, जो कि जब नेक्स्ट इंटरव्यू में हो तो आप उसको इम्प्रूव कर पाओ और वो गलतियाँ दोबारा ना दोहराई जाए। तो उससे क्या होगा, तो रिजेक्शन को कभी भी नेगेटिव वे में ना लो। रिजेक्शन हम लोगों को लगता है कि एक नेगेटिव वर्ड है, नहीं, एक पॉजिटिव वर्ड है। कभी भी आपको सक्सेस होना है तो रिजेक्शन से होते हुए ही जाना पड़ेगा। जो रिजेक्शन से होते हुए हमें सक्सेस मिलती है उसकी वैल्यू और फीलिंग ही एक डिफरेंट लेवल पे होती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि रिजेक्शन ज़रूरी है। रिजेक्शन से ही हमारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हम और लर्न करते हैं और आगे के लिए इम्प्रूव होते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को भी क्या होता था, अभी भी होता है और स्टार्टिंग में भी होता था, कि जब मैं 10 कंपनियों में अप्लाई करता हूँ तो मैं 5 to 6 कंपनी में रिजेक्ट हो जाता था, कोई इशू नहीं है। कि लेकिन जब मैं 7th और 8th 9th 10th कंपनी में अप्लाई करता था, तो मेरे को जो मेरे 6 7th के एक्सपीरियंस से लर्निंग मिली थी और जो मेरे अपना एक्सपीरियंस था लर्निंग का, जब मैं वो अप्लाई करता था, तो जिस तरीके से मैं आंसर कर पा रहा था वो देखने लायक होता था। चीज़ें जब मेरे से इंटरव्यूअर पूछता था तो वो लोग भी एक बारी को शॉक होते थे कि इसको इतनी नॉलेज कैसे है, कहाँ से उसको इतनी नॉलेज मिली, क्योंकि मैं डेली इम्प्रूव करता था अपने आप को चीज़ों में। तो उसके बाद जब मेरा 6 7 8 9 होता तो मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स हो जाते थे उसके बाद सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने अपने रिजेक्शंस पे काम किया। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स हैं, जब हमें इंटरव्यू होता है तो ये सारे स्टेप फॉलो करने होते हैं। एक, करेक्ट माइंडसेट, अपना टेक्निकल पार्ट को आपको करेक्ट रखना है। अगर मैं समराइज में बोलूँ, करेक्ट माइंडसेट हो गया, टेक्निकल पार्ट हो गया, और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। फॉलो अप एंड फीडबैक्स के लिए हमेशा आप ओपन रहो, चीज़ों से पूछो, आगे बढ़ के पूछो कैसे कैसे चीज़ हो रही है। और रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ऐसे समझ लो, तो उससे कभी भी नेगेटिव नहीं होना है हमें, राइट।
तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो। थैंक यू सो मच।